स्टूडेंट्स, आज शुरू करने लगे हैं हम चैप्टर नंबर 6, क्लास 10th बच्चों। चैप्टर नेम इज़ ट्रायंगल्स। डिफ़िकल्ट चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इसमें सभी जो हैं बच्चों थ्योरम्स होंगी, और थ्योरम्स में आपको पता है अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, इसमें कोई क्रैमिंग पोर्शन नहीं होता। तो अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, इसीलिए बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग से दूर भागते हैं। उनको लगता है बस एक मेथड जो है बस वो मिल जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहें और वो करते रहें। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे होती हैं, थ्योरम्स होंगी इसमें मैक्सिमम। तो बहुत ही ध्यान से समझने वाला चैप्टर है बच्चों, डरना नहीं है। इसको बहुत ध्यान से आपने फॉलो करना है, वीडियोस को, इनको समझना है क्वेश्चन को, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से। तो चैप्टर 6 की स्टार्ट जब हम करते हैं बच्चों 6.2 से, तो ये जो एक्सरसाइज है ये दो थ्योरम्स पे बेस्ड है बच्चों। थ्योरम नंबर 1 जो कि है थ्योरम 6.1, दैट इज़ बीपीटी, और थ्योरम 6.2 होती है द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो जो 6.2 एक्सरसाइज है वो बच्चों इन दो थ्योरम्स पे ही बेस्ड है। तो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं थ्योरम नंबर 1 बच्चों, जो कि बुक में आपकी थ्योरम नंबर 6.1 के नाम से जानी जाती है। क्या नाम होता है उसका? बीपीटी, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये मैं अभी आपको पीछे लिखा हुआ है, मैंने वहाँ करवाना है स्टार्ट। इस पेज पे जस्ट आपको क्या बता रहे हैं हम कि इस थ्योरम में जो बेसिक्स यूज़ होंगे बच्चों, जो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज जो आपको पहले पता होनी चाहिए, वो चीज़ मैं पहले डिस्कस करूँगा, ताकि आपको ये थ्योरम जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो देखें कुछ चीज़ें जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऑल ऑफ यू अवेयर ऑफ दैट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हीरोन्स फार्मूला भी होता है बच्चों, लेकिन हम इसमें ये वाला यूज़ करेंगे बीपीटी में। जस्ट सिंपल फार्मूला, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चों, ये आपने 9th क्लास में चैप्टर 9.2 एक्सरसाइज में आपने की होगी ये थ्योरम। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। क्या लिख रहे हैं वो? जो ट्रायंगल्स हैं सेम बेस पे, एक ही बेस पर हों, या तो ए बी पर हों वो दोनों, या वो दोनों सी डी बेस पे हों। कंडीशन एक और है बच्चों, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ही आ रही हों वो दोनों ट्रायंगल, जैसे ए बी और सी डी आपको पैरेलल दे रखी हैं, ये गिवन में है। ठीक है, तो इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में आना जरूरी है उन दोनों ट्रायंगल्स का, तो उनका एरिया बच्चों क्या होगा? इक्वल होगा। कंडीशन क्या है? बेस भी सेम हो और पैरेलल लाइंस भी सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, देखें बच्चों, एरिया ए बी डी, ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ए बी डी किस बेस पे बनी हुई है? ए बी बेस पे ये ट्रायंगल भी है, और ए बी बेस के ऊपर एक और ट्रायंगल है ए बी सी। देखें बच्चों, ये भी इस ए बी बेस पर बनी हुई है, और ये ए बी डी भी ए बी बेस पर बनी हुई है, और ये दोनों ही ट्रायंगल इस लाइनों के बीच बीच में ही आ रही हैं बच्चों। ठीक है ना, इन सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाली ट्रायंगल भी आ रही है ए बी सी, इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में ए बी डी भी आ रही है। इट मीन्स इनका एरिया क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। एरिया ए बी डी, एरिया ए बी सी इक्वल। इसी तरह अगर मैं सी डी को बेस मान के दो ट्रायंगलें लिखूं, तो देखें सी डी बेस पे एक तो ये ट्रायंगल आपको दिख रही है ए सी डी, और इसी सी डी बेस पे एक और आपको ट्रायंगल दिख रही है बी सी डी, या बी डी सी, या सी बी डी, जो मर्जी नाम लिख लो। एरिया में बच्चों कॉन्ग्रुएंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप ए सी डी लिखते हो या ए डी सी लिखते हो या डी सी ए लिखते हो, लेकिन जब एरिया की बात करें, एरिया में आप जैसे मर्जी इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो, एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रायंगल के। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ए सी डी लिख सकते हैं, ए डी सी लिखो, सी डी ए लिखो, सी ए डी लिखो, नो प्रॉब्लम। बस बेस देख लें, सी डी बेस पे एक ये ट्रायंगल है, और इसी सी डी बेस पे एक ये ट्रायंगल है, दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। क्यों इक्वल होगा? दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के अंडर आ रही हैं बच्चों, इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा।
तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा इस थ्योरम में। तीसरी ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बच्चों कि एक ट्रायंगल है, आपको पता है ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, ट्राई, 3 एंगल हैं मतलब 3 साइड्स होंगी। तो ये जो 3 साइड्स हैं बच्चों, तो इसके कहते हैं तीनों डिफरेंट बेस जो हैं बन सकते हैं। एक ट्रायंगल के कितने मैक्सिमम बेस आप बना सकते हो, 3 बेस इसके आप मान सकते हैं। जो ये साइड है ये भी इसके लिए बेस का काम कर सकती है, ये भी बेस का काम कर सकती है, ये भी। आपने बेस किसको चुनना होता है, जिस बेस के ऊपर हाइट आ रही होगी। मान लो ये मैंने यहाँ से एक हाइट मतलब परपेंडिकुलर ये हाइट ड्रॉ कर दी इस बेस के ऊपर, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये वाला बेस उठा लूँगा, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिस बेस के ऊपर हाइट आ रही होती है बच्चों, आपने वही बेस उठाना है ट्रायंगल के एरिया के लिए। तो ये बेस, इसके ऊपर ये हाइट आ रही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो रिक्वायरमेंट जैसी होगी हम उसके अकॉर्डिंग बेस जो है अपना वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन एरिया के लिए नाम आप यूज़ करेंगे ए बी सी ही, ठीक है। मतलब ए सी बी भी लिख सकते हो, सी बी ए भी लिख सकते हो, जस्ट बता रहा हूँ हम थ्योरम में ऐसे यूज़ करेंगे बच्चों। हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें ए बी सी ही लिखना है हर एक केस में। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ए बी सी अगर आप लिखते हैं तो चाहे मैं यहाँ पे बेस ले लूँ हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट यहाँ पे मान लो सी डी है, तब भी मैं इसके लिए एरिया ए बी सी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाला बेस चुनता हूँ, इसके ऊपर कोई हाइट मुझे दिख रही है कि बी से एक हाइट जा रही है ए सी बेस के ऊपर बी ई, तो मैं फिर अपने ये चेंज कर दूंगा, जो हाइट जा रही है बी ई वो किस बेस पे जा रही है बच्चों, ए सी पे। तो इस बार मैं बेस ले लूँगा ए सी और इसके ऊपर हाइट क्या होगी बच्चों, बी ई। तो हाफ इंटू बेस ए सी इंटू बी ई। तो ये भी एरिया किसका रहेगा, ट्रायंगल बच्चों वही रहेगी, ए बी सी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैं बेस ये भी चूज कर सकता हूं अगर इसके ऊपर भी कोई हाइट आ रही होती, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिखता, हाफ इंटू, यहाँ पे एफ कर देता हूँ, हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए एफ, ठीक है। तब इस केस में भी मैं क्या नाम लिखता, एरिया ए बी सी ही, क्योंकि ट्रायंगल तो ए बी सी ही रहेगी। बेस उसके तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, ये भी बेस उठा सकते हो, ये भी उठा सकते हो, ये भी। उठाना कौन सा है, जिसके ऊपर आपको दिख रहा हो कि एक परपेंडिकुलर या एक हाइट आ रही है, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो ही बेस लेना जिसके ऊपर हाइट आ रही होती है, ठीक है। तो बेस चाहे ए बी हो बच्चों, चाहे ए सी हो, चाहे बी सी हो, आप एरिया के लिए हमेशा यही यूज़ कर सकते हैं कि एरिया ए बी सी तीनों केस में। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप बेस ए सी यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस ट्रायंगल का नाम फिर ए सी बी लिखें, कि बेस ए सी लिया तो ट्रायंगल का नाम भी ए सी बी कर दो, ये ज़रूरी नहीं है। बेस बी सी लिया तो ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल बी सी ए लिख दो, ये ज़रूरी नहीं है। लिख सकते हो लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो तीनों केसेस में ट्रायंगल तो ए बी सी ही रही ना, बेस चाहे मैंने चेंज कर दिया ए बी, फिर कभी बी सी कभी ए सी, लेकिन ट्रायंगल तो वही रही ए बी सी। तो इन तीनों कंडीशंस में मैं इनके लिए जो वर्ड यूज़ कर सकता हूँ वो एरिया ए बी सी यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी मतलब ज़रूरी चीज़ नहीं है, जस्ट फिर भी आपको समझा रहा हूँ मैं, इसमें कोई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है, जस्ट समझा रहे हैं आपको, ठीक है, कि एक ट्रायंगल के तीनों बेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल का नाम आप वही यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बेस चेंज हुआ तो ट्रायंगल का नाम भी चेंज कर दो ए सी बी, ठीक है, कर सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं होती। एक ये चीज़ यूज़ करूँगा मैं। और लास्ट में बच्चों ये जस्ट आपको, कई बच्चों को एक गलत फहमी होती है कि जो ट्रायंगल की हाइट है, कि वो हाइट जो है ट्रायंगल की, कि वो ट्रायंगल के हमेशा बीच में आनी जरूरी है, ठीक है। ऐसे ये मान लो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ये इसकी हाइट होगी, ये मैंने पूरी ट्रायंगल बनाई है, ये इसकी हाइट होगी। तो बच्चों को यही लगता है कि हाइट हमेशा ट्रायंगल के बीच में ही आती है, ठीक है। ऐसा बच्चों जरूरी नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे, इसीलिए मैं ये पॉइंट जो है डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे ये था कि आपको पहले ही पता होगा ये जी। हाइट ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हाइट मीन्स होता है बच्चों परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाइट को बीच में ही ड्रॉ करें। अब आप देखें कि ये ट्रायंगल है, आपको हाइट बोलूँ मैं तो आप इसकी हाइट ऐसे बीच में ड्रॉ कर दें, नहीं,
जहाँ ये जाना चाहती है हाइट वहाँ जाए। बस हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल। अगर आप इसको वर्टेक्स मानते हैं, हाइट हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है, तो अगर ये वर्टेक्स होता है तो आपने यहाँ से प्रॉपर 90 का एंगल बनाना है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। तो अब देख रहे हो आप, ये हाइट जो है वो ट्रायंगल के बाहर चलेगी, तो आप इसको एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ 90 का एंगल बना देंगे। तो इस ट्रायंगल की हाइट जो है वो बाहर बनी है बच्चों, ये हाइट बाहर है। इसी तरह ये ट्रायंगल बनाई है मैंने, मान लो मैं इसका वर्टेक्स ये लेता हूँ बच्चों, यहाँ से ड्रॉ करना है, तो यहाँ से मैं 90 का एंगल बनाऊंगा, वो कुछ ऐसे जाएगा स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे। तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे ट्रायंगल के बेस को, तो ये इसकी हाइट बनी इस ट्रायंगल की। ये जो ट्रायंगल थी उसकी हाइट बीच में नहीं है, उसकी हाइट यहाँ पे जा रही है बच्चों, ये। इसी तरह अगर मैं इसको बेस मानता, इसको बेस मानता, तो इसकी हाइट यहाँ से इस ट्रायंगल की हाइट कैसे जाती, इधर जाती, 90 का एंगल कुछ ऐसे। घुमा के दिखा देता हूँ मैं आपको, देखें, ये देखो, ये ट्रायंगल ऐसे, अगर मैं इसको वर्टेक्स मानता यहाँ से 90 का एंगल, इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ बेस को, 90 का एंगल कैसे जाता, ऐसे ऐसे देखो, तब लग रही है ना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। तो ये ट्रायंगल थी, देखो इसकी हाइट कहाँ चली गई, बाहर चली गई। तो 90 का एंगल होता है हाइट, तो वो ट्रायंगल के बाहर भी आ सकती है। मोस्ट केसेस में जब तिरछी सी ट्रायंगलें बनी होती हैं तो इनकी हाइट जो है बच्चों यहाँ से वो बाहर ही जाती है। तो एक ये चीज़ इसमें यूज़ होगी, इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रूफ ऑफ बीपीटी। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं पता होनी। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ चैप्टर 6 बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे चांसेस हैं कि इसके 99.9% की ये आती है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। एक और नाम है इसका थेल्स थ्योरम, कुछ बच्चे इसको थैली थ्योरम भी कह देते हैं, तो ये थैली नहीं है, थेल्स थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी। तो बच्चों कई बार क्या आता है क्वेश्चन में, वो बोर्ड में दे देते हैं स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, उस केस में आपको इसकी स्टेटमेंट भी खुद ही लिखनी पड़ती है, तो स्टेटमेंट का भी फिर नंबर होता है एक बच्चों, इसलिए आपको स्टेटमेंट भी बहुत ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, एक लाइन हमने ड्रॉ करी पैरेलल किसके, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों, किसके पैरेलल, किसी ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो वो जो लाइन है वो क्या करके गई आगे, इंटरसेक्ट करके जाती है। वो इंटरसेक्ट किसको करती है, द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लाइन जिस साइड के पैरेलल ड्रॉ करी है बच्चों, वो ही लाइन जो ट्रायंगल की बाकी दो साइड बची हैं उनको इंटरसेक्ट करके जाती है किस पे, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे। उसके बाद क्या होगा, द साइड्स आर, द साइड्स कौन सी साइड, ये वाली दो साइड्स, आर डिवाइडेड। यहां पे बच्चों इफ लगा लेंगे, यहां पे इफ अगर ऐसा होता है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स रेशो। ठीक है बच्चों, तो वो जो साइड है, ये वाली जो दो साइड्स की हमने बात करी है, ये डिवाइड हो जाती हैं दो हिस्सों में, और वो हिस्सों की जो रेशो होती है बच्चों वो सेम होती है, प्रोपोर्शन।
अब इसको मैं डायग्राम से आपको ये जो स्टेटमेंट है अच्छे से समझाता हूँ, क्लियर कराता हूँ। मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करी बच्चों ए बी सी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है, हम सब ट्रायंगल के लिए करेंगे। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वो मैंने ये फिक्स कर ली, मैं कट लगा रहा हूँ छोटा, ये मैंने एक साइड फिक्स कर ली कि मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो इसके पैरेलल मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, नाम इसका रख देते हैं बच्चों, डी ई रख दिया। साथ ही साथ आप इसको गिवन में नोट करते रहेंगे बच्चों कि मैंने क्या ड्रॉ करा है, एक लाइन डी ई, वो पैरेलल किसके ड्रॉ करी, साइड बी सी के, इसको आपने नोट कर लेना है। तो देखें आगे क्या कर रही थी वो लाइन, इंटरसेक्ट कर रही थी वो लाइन किसको, अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को। ये देखें, एक ये साइड थी और ये देखें दूसरी साइड, और ये तीसरी, ये जो दो साइड बची हैं इसको छोड़ के, जिसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को छोड़ के जो बाकी दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, देखें ये वाली जो लाइन है उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, एक डी है एक ई, उन पे इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है ना बच्चों। तो होता क्या है, कहते हैं ये जो साइड्स होंगी, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो साइड्स हैं ये कहते हैं दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन, और वो दो हिस्सों की जो रेशो होगी बच्चों वो सेम होगी, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, देखो बच्चों, पहले ये साइड ए बी कंप्लीट थी, जैसे यहाँ से एक लाइन गई तो इसके दो हिस्से हो गए बच्चों, ए डी और डी बी या बी डी, ठीक है ना। तो रेशो मतलब इन दोनों, इसी तरह ये लाइन थी ए सी, जस्ट यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, जैसे ये लाइन यहाँ पे ई पे इंटरसेक्ट करके गई तो ये वाली साइड जो है ये भी दो हिस्सों में बंट गई, ए ई और ई सी बच्चों, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है, ये जो दो हिस्से बने हैं अब इस लाइन के, ए बी के जो दो हिस्से बने हैं, ए डी और डी बी या फिर बी डी, ठीक है, बी डी करना है डी बी करना है, बात एक ही है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना डी बी या बी डी में। और इसी तरह इसी लाइन ने कहते इस ए सी के भी दो हिस्से कर दिए, ए ई और सी ई या ई सी, ऐसे। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये जो दो हिस्से हुए हैं इनकी जो प्रोपोर्शन है बच्चों, जो इनकी रेशो होगी वो क्या होगी, सेम, यानी कि इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या आएगा बच्चों कि ये जो लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन ने पहले इसको दो टुकड़ों में बांटा, ए डी और डी बी या फिर बी डी, और इसी तरह इसी लाइन ने इस ए सी के भी दो हिस्से कर दिए, कौन से, ए ई और ई सी। तो कहते हैं कि प्रूव करो कि इनकी जो प्रोपोर्शन होगी, जो इनकी रेशो होगी वो क्या होगी बच्चों, सेम होगी, सेम मतलब इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ए डी अपॉन बी डी या डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी या फिर सी ई सी सी ई, एक ही बात। तो गिवन में क्या आ गया कि आपने ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, ये गिवन में हो गया, और ये प्रूव करना है आपको कि ये प्रोपोर्शन जो है ए डी अपॉन डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये प्रूव करना है। तो अब प्रूव करना है तो इसके लिए आपको कुछ बच्चों कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, प्रूफ ऐसे ही प्रूव नहीं होगा ये, इसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा, क्या क्या करना है वो देखें। इस डी पॉइंट से बच्चों मैं ए ई साइड के ऊपर एक हाइट ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 शो कर दे, देखने में नहीं भी लगेगा लेकिन आपने 90 ऐसे शो कर देना कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम एम रख दिया। इसी तरह यहाँ से मैंने एक ई से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ई से मैंने इस ए डी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख लो ई एल रख लें, नेमिंग जैसे मर्जी करें। एक तो ये कंस्ट्रक्शन की हमने दो हाइट्स ड्रॉ करी, साथ ही साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे बच्चों, DC को ज्वाइन कर देंगे आप और BE को ज्वाइन कर देंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे लिखते हैं हमने क्या क्या ड्रॉ किया बच्चों। एक तो मैंने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर, आप इस पूरी लाइन को AE लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो, DM को जिस मर्जी के ऊपर मान लें,
AC के ऊपर मान सकते हो, AE के ऊपर मान लो, एक ही बात है। इसी तरह EL जो है वो हमने ड्रॉ किया AD के ऊपर परपेंडिकुलर, EL परपेंडिकुलर अपॉन AD, अगर AD पे है तो AB पे तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों। साथ ही साथ और हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है DC एंड BE, इनको ज्वाइन भी कर दिया। ठीक है। हाइट के हमने क्यों ड्रॉ किया बच्चों, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जब लगाएंगे तो उस एरिया ऑफ ट्रायंगल में मुझे हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हाइट ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है जी। अब प्रूफ मैं स्टार्ट करने लगा हूं बच्चों, देखें आपने कैसे करना है प्रूफ। पहले आप इस साइड पे नज़र मारेंगे बच्चों, आपको क्या चाहिए, AD और BD की रेशो चाहिए। ठीक है। तो अब मैं ऐसी ट्रायंगल्स सेलेक्ट करूंगा कि जिनका जब मैं एरिया यूज़ करूं, एरिया निकालूं, तो एक ट्रायंगल ऐसी हो जिसका बेस AD हो और दूसरी ट्रायंगल ऐसी हो जिसका बेस BD हो, और मैं उनके एरिया को डिवाइड भी कर दूंगा साथ साथ, ताकि मुझे इनकी रेशो भी मिल जाए। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ऐसी दो ट्रायंगल्स के एरिया लिखूंगा जिसमें एक का बेस तो AD हो, दूसरी वो ट्रायंगल जिसका बेस BD हो, और उनके एरिया की साथ साथ मैं रेशो भी निकाल लूँगा। ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये AD जो बेस है, अगर मैं देखूं तो इस ट्रायंगल का है। अब इस ट्रायंगल का कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, पहले ADE लिख लिया, चलो हमने ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BD ट्रायंगल जो है, BD बेस चाहिए मुझे। BD देखें किस ट्रायंगल का बेस है, BD, ये ट्रायंगल से यहाँ एक साइड इधर को मुड़ गई और ऐसे ये साइड बनी बच्चों, ट्रायंगल BDE। साथ ही साथ मैंने इनकी रेशो भी लिख लिया, क्योंकि हमें रेशो भी चाहिए होती है बच्चों, रेशो ही चाहिए होती है। तो मैंने क्या लिया, एक एयर ट्रायंगल पकड़ी जिसका बेस AD हो, दूसरी वो जिसका बेस BD है, और इनके एरिया की हम रेशो लेने लगे हैं बच्चों, इज इक्वल टू। अब आते हैं बच्चों रेशो, जो ट्रायंगल का फॉर्मूला देखें, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखो यहाँ पे मुझे बेस क्या चाहिए बच्चों, AD की ज़रूरत है, तो मैंने इस ट्रायंगल का बेस लिया AD। ठीक है। अब इस AD बेस पे आप ये देख रहे हो ना, ये हाइट बनी हुई है, ये देखो, ये हाइट देखो कहाँ से जा रही है, कहाँ तक जा रही है, EL। क्या नाम है इस हाइट का, EL। तो हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EL, ये तो हो गया इस ट्रायंगल का एरिया, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इस ट्रायंगल को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, BDE। अब इसको हमने जो लिया है उसका मकसद क्या था, हमें किसी तरह BD मिल जाए, तो मैंने ऐसी ट्रायंगल चूज़ की जिसका बेस BD हो। तो देखें BDE ट्रायंगल ये रही। ठीक है। इसका मैंने ये बेस जो है BD ले लिया। बेस अगर BD लेते हैं तो ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स बचा बच्चों। बेस के ऑपोजिट में क्या होता है, ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है, और हाइट हमेशा वर्टेक्स से जाती है। ठीक है। तो बेस BD इंटू हाइट, देखें बच्चों अब इस ट्रायंगल की हाइट वो बाहर जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, मैंने ऐसी ट्रायंगल एक यहाँ पे ड्रॉ की थी, देखें यहाँ पे ड्रॉ की थी मैंने एक ऐसी ट्रायंगल, तो इस वर्टेक्स से इसकी हाइट कहाँ गई थी, यहाँ पे 90 एंगल। तो कुछ ऐसे यहाँ पे देखें, अब ध्यान से फ्री माइंड से देखें बच्चों, ये ट्रायंगल है, ये इसका वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स से हाइट बीच में तो जा नहीं सकती क्योंकि ये 90 तो है नहीं, तो यहाँ से हाइट बाहर जा रही है। देखो ये इस वर्टेक्स से ये हाइट जा रही है इस ट्रायंगल की बाहर, ये 90 के एंगल पे। तो BDE जो ट्रायंगल है इसकी हाइट भी क्या होगी बच्चों, EL, जो कि इस ट्रायंगल से बाहर मिलेगी आपको। ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसिल, EL से EL कैंसिल, आपको क्या मिला बच्चों, AD अपॉन BD या फिर DB। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। आधा काम हमारा, आधा तो नहीं, लगभग 40 से 45% काम हो चुका है। आपको ये चीज़ जो है लेफ्ट साइड मिल चुकी है बच्चों, लेफ्ट साइड मिल चुकी है। क्लियर है बच्चों। अब कुछ बच्चे इसको क्रैमिंग भी कर लेते हैं, कैसे कि जो ऊपर हाइट है वो सेम हाइट नीचे लिख देते हैं। BPT जब रिवाइज कर लेते हैं उनको पता है कि हाफ से हाफ तो कटता ही, ये हाइट भी काटनी है, तो उनको पता है ऊपर वाली हाइट, तो उनको जस्ट कंफर्म हो जाता है कि ये EL है, तो वो नीचे भी EL लिख देते हैं, पता है कि ये सेम है, कटेगी। ठीक है। लेकिन आपने समझ के करना है इसको। अब आते हैं बच्चों हम इधर वाले पोर्शन पे। अब मैं ऐसी दो ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा जिनमें एक का बेस AE हो और एक वो दूसरी ट्रायंगल जिसका बेस EC हो या फिर CE हो।
ठीक है, यहाँ पे सी ई ही लिख लें, मुझे सी ई लिख लें। पैटर्न एक रखना ए डी बी डी ए ई सी ई, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो ए डी अपॉन डी बी तो ए ई अपॉन ई सी लिखना, जस्ट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई कारण नहीं है। तो अब मैं ऐसी ट्रायंगल चुनूंगा बच्चों जिसमें बेस जो है, पहली ट्रायंगल वो जिसका ए ई हो और दूसरी वो ट्रायंगल जिसका बेस क्या हो बच्चों, सी ई हो, ठीक है। तो वो ट्रायंगल देखें मैंने कौन सी चुनी, देखो बेस ए ई, ये रहा बेस ए ई, किस ट्रायंगल का है ये देखें, ट्रायंगल कौन सी जा रही है, ये वाली। अब इसको आप ए ई डी लिखेंगे, ठीक है, चाहे इसको ए डी ई लिख दो, चाहे इसको डी ए ई लिख दो, एरिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बार मैंने बेस कौन सा लेना है बच्चों, ए ई बेस लेना है। तो आप जरूरी नहीं है कि इस ट्रायंगल का नाम अब ए ई डी कर दें, मैं इस बार भी इसका नाम ए डी ई ही लिखूंगा जो ऊपर यूज किया था, अगेन एरिया ए डी ई, लेकिन बस इस बार मैं बेस जो है वो कोई और लेने वाला हूँ। कौन सा बेस लेने वाला हूँ, ए ई। इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि एक ट्रायंगल के बेस हम तीनों ले सकते हैं, लेकिन उसके एरिया के लिए हम एक ही नाम यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ए ई बेस के लिए मैंने ट्रायंगल चुनी ए डी ई, और सी ई बेस देखें ध्यान से जी बच्चों, सी ई बेस, ये सी ई, यहाँ से ये ट्रायंगल इधर घूम गई और यहाँ से फिर इधर चली गई, तो ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, सी ई डी, सी ई डी। अब इनके हम एरियाज लिखते हैं बच्चों, हाफ इंटू, अब मैंने क्या बताया आपको, बेस क्या चाहिए, ए ई, तो इस बार आपने बेस लेना है ए ई इस ट्रायंगल का, और ए ई बेस के ऊपर ये हाइट बनी हुई है, ये देखो कहाँ से आ रही है, डी से, यानी डी एम। तो ए ई बेस के ऊपर हाइट क्या है बच्चों, डी एम, तो हाफ इंटू बेस ए ई इंटू डी एम। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका बेस, अगर आपको इसकी हाइट सताए कि क्या है पता ना चले, तो जो हाइट यहाँ पे वही नीचे होगी बच्चों। तो सी ई डी ट्रायंगल लिए हमने किस कारण से ली थी, कि हमें बेस जो है वो क्या मिल जाए, सी ई। तो इस ट्रायंगल का बेस मैंने क्या लिया बच्चों, सी ई, ये। तो सी ई बेस लिया है, तो थर्ड जो पॉइंट बचा ये वर्टेक्स हुआ बच्चों। अब वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से हाइट देखो कहाँ जा रही है, डी वर्टेक्स से हाइट कहाँ जा रही है, देखें ये जा रही है हाइट, है ना, ये देख लें। पहले ई वर्टेक्स था, ई वर्टेक्स से ये हाइट जा रही थी। अब इस ट्रायंगल का वर्टेक्स डी है, तो डी वर्टेक्स से हाइट कहाँ जा रही है बच्चों, ये, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो आपको बाहर मिलेगी और डीएम होगी। तो बेस हमने क्या लेना है इसका, सीई, और हाइट क्या होगी बच्चों इसकी, जो कि बाहर जाएगी वर्टेक्स डी से, क्योंकि सीई बेस है, तो इस बेस को छोड़ के यही पॉइंट बचा है, तो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक ही हाइट जा रही है, देखो डीएम, ठीक है बच्चों। हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, और ये आपके पास आ गया ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। तो देखें बच्चों हमारे पास दोनों साइड्स आ चुकी हैं। अब बचा क्या, इनमें कुछ कनेक्शन क्या बनाना है हमने, किसी तरह ये इक्वल प्रूव करने हैं इन दोनों को, अब आपको किसी तरह भी इक्वल शो करना है, ठीक है। अब देखें बच्चों ये दो इक्वेशन हैं, अब मैथ्स का रूल क्या कहता है कि मुझे ये दोनों साइडें इक्वल चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड की जो ये राइट साइड्स हैं ये इक्वल कब होती हैं, जब हमें पता है दो इक्वेशन की अगर लेफ्ट साइड्स इक्वल हों तो उनकी राइट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ ये राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएं। इसके लिए मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं इनकी लेफ्ट साइड जो है इनको किसी तरह इक्वल शो कर दूँ, तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये इक्वल कैसे हो सकती है, देखो इक्वल तभी हो सकती है कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक है। अब न्यूमरेटर तो देखिए दोनों का सेम है, ठीक है बच्चों। अब बची बात किसकी, डिनोमिनेटर की। किसी तरह अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाएं तो आपकी ये पूरी साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगी, और लेफ्ट साइड अगर इक्वल हुई तो राइट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, इनको इक्वल करना, और इनको इक्वल करने के लिए हमें सिर्फ क्या शो करना है बच्चों, न्यूमरेटर तो दोनों के ऑलरेडी इक्वल हैं, आपको किसी तरह इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल प्रूव करना है। तो वो इक्वल कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, वो हम प्रूव करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी बताई थी कि दो पैरेलल लाइंस में अगर कोई एक ही बेस पे दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं
तो उनका एरिया इक्वल होता है अगर वो दो सेम पैरेलल लाइन में आ रही हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखें बच्चों, ये DE और BC हमें पैरेलल लाइंस गिवन है, देख लें गिवन है, तो ये तो पक्का हो गया कि ये पैरेलल है। अब इनके बीच में हमें 4 ट्रायंगल्स मिलेंगी, 2 तो BC बेस पे बनी हुई है, 2 DE बेस पे भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए मैं DE बेस वाली उठा रहा हूँ बच्चों, जो हमारी रिक्वायरमेंट है मैं वही चीज़ उठाऊंगा। DE बेस पे एक तो बच्चों ये ट्रायंगल बनी हुई है, देखें ये वाली ट्रायंगल, क्या नाम हुआ इसका, BDE। ये DE बेस पे बनी हुई है, BDE। और इसी DE बेस पे एक और ट्रायंगल है, ये कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल बच्चों, CED, ये भी DE बेस पे बनी हुई है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल अगर आप देख रहे हो बच्चों, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ये दोनों ही ट्रायंगल इन दो लाइंस के तो अंदर ही आ रही है ना, इनके बीच बीच में आ रही हैं और सेम बेस पे भी हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ऐसी ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है बच्चों। सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के अंडर अगर आती हैं दो ट्रायंगल तो उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो जो BDE है और CED है, ये दोनों ही ट्रायंगल जो हैं इनका एरिया आप इक्वल लिखेंगे, और तुक्के से नहीं लिखेंगे, रूल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। किस रीज़न से लिख दिया आपने कि इनका जो बेस है वो सेम है, सेम बेस क्या है DE, और सेम पैरेलल लाइन क्या है DE पैरेलल BC, जिनके बीच में ये आ रही हैं। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 दे देना है बच्चों, ठीक है। तो हमारा काम बन चुका है बच्चों जी, ये काम हमारा बन चुका है। आप इस थर्ड इक्वेशन को आप 2 में यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यूजिंग 1, 2 एंड 3 कि आपका जो आंसर है वो आ गया। लेकिन मैं प्रॉपर आपको समझा रहा हूँ कि अब हम क्या करते हैं, यूज़ 3 इन 2। जो ये थर्ड इक्वेशन है मैं इसका यूज़ करता हूँ सेकंड इक्वेशन में। कैसे कि सेकंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आपको एरिया CED दिखेगा, उसकी जगह पे अब हम ये पुट कर देंगे क्योंकि हमने इनको इक्वल प्रूव कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन पे आते हैं बच्चों, ये देखें एरिया ADE अपॉन में एरिया CED। इस CED की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा, BDE, क्योंकि मैंने इसको उसके इक्वल प्रूव कर दिया है। तो लिखता हूँ बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन, एरिया ADE अपॉन में एरिया क्या था, एरिया CED था बच्चों। CED किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, BDE के। तो इस CED की जगह पे अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा, इसकी जगह पे एरिया BDE। इक्वालिटी में हमारे पास वही राइट साइड में जो था वही रहेगा। इसको अब मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ बच्चों, ठीक है, इसको 4 नाम दे दिया। ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। मैंने थर्ड इक्वेशन का सेकंड में यूज़ कैसे किया कि थर्ड इक्वेशन में जो एरिया CED इसके इक्वल आया है BDE के, तो मैंने वो सेकंड इक्वेशन में CED की जगह एरिया BDE लिख दिया। राइट साइड उसकी हमने सेम ही रखी है, बस इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, एरिया BDE, जो कि इक्वल हो चुके हैं। ये चीज़ हमने एज इट इज़ रखी, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को। देखें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में देखें लेफ्ट साइड क्या है, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। फोर्थ इक्वेशन पे देखें एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। तो इनकी लेफ्ट साइड सेम है बच्चों, तो इन दोनों की राइट साइड्स भी सेम हो जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड क्या है बच्चों, AD अपॉन BD, और सेकंड इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन है उसकी राइट साइड क्या है, AE अपॉन CE। और ये दोनों अब क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो गए, क्योंकि इन दोनों की फर्स्ट और फोर्थ की राइट जो लेफ्ट साइड है वो भी बिल्कुल इक्वल हो चुकी है, ठीक है। तो राइट साइड भी हमने इक्वल लिख दी। दिस इज BPT। ये है बच्चों, मैं कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा समझ आ जाए, ये उम्मीद है आपको आ गई होगी। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है बच्चों 6.2 में, तो इसको अच्छे से करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आने वाली थ्योरम है। तो कल हम कन्वर्स करेंगे BPT का।